Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation the Bio World. Ladies and gentlemen, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 25 में और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीड ऑफ फ्रूट के बारे में। आपको मालूम है वीडियो नंबर 23 और 24 में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सीखा था। एक तो था एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और जो दूसरा डेवलपमेंट था वो था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो हमने दोनों का डेवलपमेंट सीख लिया हुआ है। अब आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उससे आगे, दैट इज नथिंग बट द सीड एंड द फ्रूट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यस सर, सीड के बारे में भी हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लिया था, जैसे एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, सीड का डेफिनेशन क्या है। बट चलो एक बार फिर से हम बेस से स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यस सर, तो सबसे पहला पॉइंट है, एक होता है बिफोर, एक पॉइंट होता है बिफोर और एक पॉइंट होता है जिसको हम हमेशा कहते हैं आफ्टर। एक पॉइंट होता है बिफोर और दूसरा पॉइंट होता है आफ्टर। बिफोर आफ्टर की क्या स्टोरी है? बिफोर आफ्टर की स्टोरी ये है कि हमेशा नीट आपको सवाल पूछेगा कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर, मतलब फ्रूट बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था या ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या था या पेरिकार्प बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था। इज दैट क्लियर? तो ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपको। माइक्रोपाइल बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था और माइक्रोपाइल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या था। इज दैट क्लियर? न्यूसेलस आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, कैलेक्स को क्या हो जाता है, थैलेमस को क्या हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो डिफिकल्ट सवाल माने जाते हैं जब हम नीट के बारे में बात करते हैं, और जब आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे सवाल का सामना आपको होगा। यस सर, तो चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं बिफोर और आफ्टर की स्टोरी। यहाँ पे बिफोर का मतलब होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर का मतलब होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हमने ऑलरेडी पूरा फीमेल गैमेटोफाइट अच्छे से सीख लिया हुआ है और फीमेल गैमेटोफाइट कभी भी अपना जगह चेंज नहीं करता है, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। हमेशा मेल जो माइक्रोस्पोर है, जो पोलन ग्रेन है या मेल गैमेटोफाइट है, वो हमेशा अपना पोजीशन बदलता है और इसलिए पॉलिनेशन में ट्रांसफर कभी भी ओव्यूल का नहीं होता है, पॉलिनेशन में ट्रांसफर कभी भी ओवरी का नहीं होता है, ट्रांसफर हमेशा पोलन ग्रेन का होता है, ट्रांसफर हमेशा मेल गैमेट का होता है। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू और अब आप तैयार हैं आगे सीखने के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो स्ट्रक्चर आज सीड है, ओव्यूल है, ओव्यूल, जो स्ट्रक्चर आज ओव्यूल है वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सीड। इज दैट क्लियर? देन ओव्यूल इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन दी ओवरी। ओवरी के अंदर ये प्लेस है, तो ये जो ओवरी होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। इट इज गोइंग टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। देन देयर इज अ नंबर 3, देयर इज अ ओवरी वॉल, देयर इज अ ओवरी वॉल और ये जो ओवरी वॉल है ये पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिए। ओवरी वॉल और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट वॉल, इसका मतलब होता है फ्रूट वॉल। इट इज नथिंग बट द फ्रूट वॉल, है ना। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आगे की स्टोरी ये होती है कि आगे ये होता है कि जो माइक्रोपाइल होता है वो उसी जगह रहता है, लेकिन इंटेगमेंट में चेंजेस आते हैं। देयर आर 2 इंटेगमेंट विच इज प्रेजेंट और जो आउटर इंटेगमेंट है वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है और इनर इंटेगमेंट टैगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो नंबर 4, आउटर इंटेगमेंट। आउटर इंटेगमेंट जो होगा वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज टेस्टा, इट इज नॉट टेस्ला। आप अच्छे से समझ लीजिए कि आउटर जो इंटेगमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है टेस्टा। ये टेस्टा है, ये टेस्ला नहीं है।
टेस्ला, आपको मालूम है टेस्ला एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक कार है जो आने वाली है बहुत ही जल्द। यस सर, तो ये टेस्ला है। टेस्ला की खास बात क्या होती है? टेस्ला की खास बात ये होती है कि ये आउटर होता, ये थिक होता है और ये रेजिस्टेंट होता है। सो इट इज गोइंग टू बी थिक एंड रेजिस्टेंट। इट इज गोइंग टू बी थिक एंड इट इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। देन आउटर इंटेगमेंट टेस्ला में कन्वर्ट हो जाता है। टेस्ला जो होता है वो मोटा होता है, मतलब ये थिक होता है और ये रेजिस्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पॉइंट पे बात करते हैं। नंबर 5 पॉइंट में इनर इंटेगमेंट के बारे में हम बात करते हैं। इनर इंटेगमेंट, जब हम इनर इंटेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो बनाता है लेयर, सीट का कोट। तो ये दोनों सीट कोट है, टेस्ला भी एक सीट कोट है, ये आउटर सीट कोट है और ये टेगमेन इज अ इनर सीट कोट। तो ये बनाएगा बच्चों टेगमेन। अब ये जो टेस्ला और टेगमेन हो गए हैं, ये थिक और रेजिस्टेंट है, तो ये थिन एंड ट्रांसपेरेंट है। थिन एंड it is going to be thin and transparent, it is going to be thick and resistant. I think this concept is very clear. आउटर इंटेगमेंट का क्लियर है, इनर इंटेगमेंट का क्लियर है, ओवरी वॉल क्लियर है। जैसा कि मैंने बताया कि ओवरी का, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइल ऑफ सीड बनाएगा। मतलब माइक्रोपाइल, अगर नीट ने आपको पूछा ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो पहले भी था और अभी भी है बिना मॉडिफिकेशन के, क्या बात है, क्या बात है, जो पहले भी था मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो आफ्टर भी है दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड इसका फंक्शन अलग अलग होता है लेकिन ये स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। तो वो है माइक्रोपाइल। नंबर 6 इज गोइंग टू बी माइक्रोपाइल। इस समय हम इसको माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल कहते हैं, वी कॉल इट एज अ माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, और यहां पे हम इसको माइक्रोपाइल ऑफ सीड कहेंगे। यस सर, माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल का फंक्शन आप सभी को मालूम है, इट कंट्रोल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। यहां से पोलन ट्यूब एंटर करता है, ठीक है, लेकिन इसका एंट्री माइक्रोपाइल में यहां पे ऑक्सीजन एंटर करता है। कौन एंटर करता है? ऑक्सीजन एंटर करता है, वाटर इज ऑल्सो गोइंग टू बी एंटर, और यहां से रेडिकल बाहर निकलता है, रेडिकल मूव आउट। ठीक है, सो देयर इज अ वाटर यहां पे एंटर करेगा, ऑक्सीजन यहां पे एंटर करेगा, लेकिन रेडिकल यहां से बाहर की तरफ निकलेगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है वो बाहर से डिप्लॉयड सेल के द्वारा कवर किया जाता है। आप बोल सकते हैं वो डिप्लॉयड सेल कौन है? कौन है वो डिप्लॉयड सेल? इट इज ऑलवेज कॉल्ड न्यूसेलस। यस सर, क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूसेलस बोलते हैं। सो न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो डिप्लॉयड सेल्स है उसको हम न्यूसेलस कहते हैं। सो नंबर 6 के बाद नंबर 7 है, समटाइम न्यूसेलस जो होता है, न्यूसेलस वैसे डीजनरेट हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा आपको कह रहा हूं कि सम टाइम जो होता है न्यूसेलस वो डीजनरेट नहीं होता है, इसका मतलब वो परसिस्ट रहता है। यस सर, सम टाइम न्यूसेलस इज गोइंग टू बी परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट होना, डीजनरेट ना होना, गायब ना होना, इसको हम लोग परसिस्ट या परसिस्टेंट कहते हैं। तो ये जो परसिस्ट होने के बाद हम इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं? ये नीट का बहुत ही फेवरेट सवाल हो सकता है, मोस्ट नेग्लेक्टेड क्वेश्चन है ये,
बायोलॉजी के स्टूडेंट के द्वारा, बट ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि पर्सिस्टेंट जो न्यूसेलस है, persistent nucellus है, this persistent nucellus is always going to form the structure called as a perisperm. और as per our NCERT ये पेरिस्पर्म जो होता है it is going to be found in black pepper। इसके एग्जांपल्स हैं ब्लैक पेपर, इसमें एग्जाम्पल आता है कैस्टर, बीट, है ना। These are the three basic example। आपको एटलीस्ट ये तीन पता होना चाहिए। हमारी एनसीईआरटी में ब्लैक पेपर और बीट लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी के दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो एटलीस्ट आपको ये दो एग्जांपल तो अच्छे से पता होना चाहिए। कैस्टर आपको मिस हो जाता है तो इट इज फाइन। इज दैट क्लियर? सो ये न्यूसेलस है और ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अब डेवलप हो गई। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि देयर आर फ्यू एडिशनल एग्जांपल्स, जैसे कॉफी एंड कार्डेमम भी इसी के एग्जांपल्स है, जो आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के सेल्स हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। आई थिंक यू शुड नॉट फॉरगेट दिस। ये हमने ऑलरेडी मेगा स्पोरोजेनेसिस में पढ़ा हुआ है। न्यूसेलस का ही कोई एक सेल आगे जाके एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है, तो ये डिप्लॉयड है। ये ब्लैक पेपर, कैस्टर, बीट, कॉफी, कार्डेमम, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म इज अ पर्सिस्टेंट न्यूसेलस। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे ही ये जो सीड है आगे डेवलप होता है, इसमें ना जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो डिक्रीज होना चालू होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर as seed mature moisture content decreases। as seed mature moisture content decreases। और जब मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होता है तो ये करीबन 10 to 15% ये पहुंचता है। कितना पहुंचता है? इट रीचेस अबाउट 10 to 15%। अब 10 से 15% मॉइस्चर, मतलब 10 से 15% ही पानी इसके अंदर प्रेजेंट है। यस, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब क्या होता है कि देयर आर फ्यू ग्रोथ इनहिबिटर्स इस समय सिक्रीट होते हैं, जो इस एम्ब्रियो के ग्रोथ को होने से रोक देते हैं। पूछिए ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम है। इज दैट क्लियर? तो आपके घर में चना, मटर, दाल, मूंग, मटकी जो भी है आपके डब्बे में है, और अगर आपने उसको पानी में नहीं रखा तो वो स्प्राउट बिल्कुल भी नहीं होगा। वो स्प्राउट तभी होगा जब उसको सफिशिएंट वाटर मिलेगा और उसका वाटर कंटेंट बढ़ेगा। जब वाटर कंटेंट बढ़ेगा तभी जो ग्रोथ इनहिबिटर है वो वॉश आउट होगा। इज दैट क्लियर? कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि अगर मुझे बादाम खाना है या काजू खाना है, यस, तो मैं उस बादाम को कैसे खाऊं? ऐसे उठाया और ऐसे खाऊं, या मैं उसको मॉर्निंग, इवनिंग में, नाइट में पानी में भिगा दूं और पानी में भिगाने के बाद मैं मॉर्निंग में खाऊं? तो आप हमेशा समझिए, कोई भी अनाज है, यस, पानी में भिगाने के बाद खाएंगे तो उसका जो बेनिफिट होता है वो मल्टीफोल्ड होता है, नॉट डबल और ट्रिपल। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मल्टीफोल्ड। जैसे आपने मूंग और मटकी लाई मार्केट से और आपने उसको फ्राई करके खा लिया, या अगर आप उसको स्प्राउट होने का इंतजार करते हैं, जब आप उसके स्प्राउट होने का इंतजार करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में बढ़ जाते हैं। सो बादाम या कोई भी सीड अगर आपको खाना है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सीड को आप पानी में सोक्ड करें।
पानी में सोक्ड करने से जो भी फर्टिलाइजर्स या ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो उस सीड से अब पानी में चले जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप उस सीड को खा सकते हैं। अब उसमें लाइफ डेवलप हो गई है क्योंकि एम्ब्रियो को पानी मिलते ही एम्ब्रियो एक्टिवेट हो गया है, अब वो जिंदा हो गया है। यस, वैसे वो अभी भी जिंदा है, 10 to 15% पानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीड मर गया है। दिस पर्टिकुलर सीड इज स्टिल वायबल, इट इज स्टिल वायबल। तो ध्यान से समझिए, नाउ ग्रोथ इनहिबिटर्स आर सिक्रेटेड growth inhibitors are always going to be secreted and ये जो growth inhibitors होता है, ये जो growth inhibitors होता है, it prevent the growth of embryo, so it will prevent the growth of embryo. It prevent the growth of embryo. इसका मतलब ये नहीं कि एम्ब्रियो डेड हो चुका है, द सीड इज स्टिल वायबल, सीड इज वायबल, लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो सीड डॉर्मेंट सीड हो गया है। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंट का मतलब होता है रेस्टिंग कंडीशन। यस सर, जैसे आप एवरीडे नाइट में सोते हैं, आप एवरीडे नाइट में सोते हैं, तो क्या स्लीप होना इज इक्वल टू डेथ? नहीं ना। सोना डज नॉट मीन आप मर चुके हैं। सोते वक्त आपकी बॉडी को मिनिमम चीजें चाहिए। जब आप जागे हैं तो आप बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? तो बॉडी को जिंदा रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ती है, आपका बीपी बढ़ता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन यू आर स्लीपिंग, इट डज नॉट मीन यू आर डेड। इसका मतलब ये नहीं कि आप डेड है। यू आर स्लीपिंग, इसका मतलब है कि आप डॉर्मेंट हैं। डॉर्मेंट का मतलब होता है आप रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट करना डज नॉट मीन डेड। रेस्ट का मतलब होता है कि आप जिंदा हैं लेकिन आप मिनिमम एनर्जी यूज कर रहे हैं, आप सर्वाइवल का खेल खेल रहे हैं। यस सर। सो डॉर्मेंट का मतलब होता है रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशंस। यस सर, डॉर्मेंट का मतलब होता है रेस्टिंग कंडीशन। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर। तो अब हम सीखने की कोशिश करते हैं कि फल कैसे बनेगा। यस सर। सो पॉइंट नंबर 2, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि ओव्यूल तो सीड बनाएगा, लेकिन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फल बनाएगा। ओवरी आफ्टर fertilization will form fruit, ये फ्रूट बनाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? इट इज गोइंग टू फॉर्म द फल, वो फल बनाएगा। यस सर। और ओवरी का वॉल पेरिकार्प बनाएगा। कुठे लिहिलंय इथे? 3 नंबर। ओवरी वॉल इज गोइंग टू फॉर्म पेरिकार्प, जिसको हम फ्रूट वॉल बोलते हैं। ये पॉइंट आपको काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यस सर, गुड। अब जब ओवरी फल में कन्वर्ट हो रही है, तो कभी कभी क्या होता है ना, ओवरी के अलावा फ्लावर के अदर पार्ट, फ्लोरल का अदर पार्ट उसी ओवरी में फल में मॉडिफाई हो जाता है। यस सर, ध्यान से समझना। अब हम लोग ना फल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। सो देयर इज अ ट्रू फ्रूट and there is a false fruit. Concept clear? There is a true fruit and there is a false fruit. True fruit और false fruit में
क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सच्चा फल वो होता है जिसमें जो फल होता है वो ओनली फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। जो ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बन जाता है, जो ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बन जाता है, वही तो सच्चा फल कहलाता है। सो इट इज फॉर्म only after fertilization of ovary. They are formed after fertilization of only ovary. ठीक है, ये सच्चा फल है, ट्रू फल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको समझना होगा कि फॉल्स फ्रूट क्या होता है। यस सर, जब हम फॉल्स फ्रूट के बारे में बात करते हैं तो समटाइम जब ओवरी फल में मॉडिफाई हो रही है, व्हेन ओवरी इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड टू फ्रूट, सम फ्लोरल पार्ट्स आर आल्सो गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म द फ्रूट। Sometimes other floral parts also get modified with ovary। इसमें एग्जाम्पल आता है थैलेमस, मतलब एग्जाम्पल्स आते हैं एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी, ये जो भी फल आप इस समय देख पा रहे हैं, इसमें ना जो भी फल आप खाते हैं, ये इसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है। ओवरी भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन थैलेमस इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व। थैलेमस ऑफ फ्लावर इन्वॉल्व। यस सर, ये आप याद रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर, थैलेमस ऑफ फ्लावर इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि एप्पल का डायग्राम दिया हुआ है, आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्टली चांसेस है इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने के। यस सर, तो ये हो गया फल के बारे में। कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनके अंदर सीड बिल्कुल नहीं होता है। यस सर, तो वैसे फल को हम लोग बोलते हैं सीडलेस फल, और इस फिनोमिनन को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो उसके बारे में अब हम यहाँ पे जाएंगे बात करने। हेलो इंडिया, अब हम लोग जा रहे हैं बात करने अपने अगले पॉइंट की तरफ। आई थिंक वहां पे तीसरा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखिए बच्चों, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड जरूर बनेगा। लेकिन अगर कोई भी फल बिना फर्टिलाइजेशन के ही, कोई भी ओवरी है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो फल में कन्वर्ट हो गया, तो फल तो बनेगा, क्योंकि फल क्या है, फल ओवरी है। सीड क्या है, सीड ओव्यूल है। ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ तो सीड फॉर्म करेगा, लेकिन ओवरी फर्टिलाइज होने के बाद यस सर फ्रूट फॉर्म करेगा। बट समटाइम विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट आर फॉर्म। सम फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन।
some fruits develop without fertilization. Without fertilization. Some fruits are developed without fertilization. तो ऐसे सीड को, ऐसे फल को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है ना, इसमें बच्चों सीड नहीं रहेगा. सीड इज absent. Here seed is absent. तो इसको हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट. इसको हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट. आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. ये पूरे फिनोमिनन को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं. फिनोमिनन को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं इसको. यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. अब हम लोग आगे जाने बात करने कि क्या हम लोग पार्थेनोकार्पी किसी हार्मोन की मदद से कर सकते हैं. तो देयर आर टू हार्मोन जो बेस्ट हार्मोन होते हैं पार्थेनोकार्पिक फल को बनाने के लिए. वो हार्मोन हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सीखा हुआ है. पहला हार्मोन है ऑक्सिन और दूसरा हार्मोन है गिबेरेलिक एसिड. यस, सो हार्मोन कैन बी यूज्ड टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी. यस, हार्मोन्स कैन बी used to induce पार्थेनोकार्पी. यस सर, टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ हार्मोन्स भी यूज होते हैं. हार्मोन्स कैन बी यूज ऑक्सिन एंड गिबेरेलिक एसिड. लेकिन अगर आपको नीट ने पूछा कि आपको एक ही हार्मोन को टिक मार्क करना है तो यू विल गिव प्रेफरेंस टू गिबेरेलिक एसिड. तो मैं गिबेरेलिक एसिड पहले लिखता हूं और अंडरलाइन करता हूं. एंड आई राइट ऑक्सिन आल्सो. ऑक्सिन डज आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पार्थेनोकार्पी, बट गिबेरेलिक नंबर 1 हार्मोन है अगर कंपैरेटिवली किया जाए. यस, सो एग्जांपल ऑफ दोस हार्मोन्स आर गिबेरेलिक एसिड या गिबेरलिन. जिबेरलिन हम इसको बोलते हैं, जिबेरेलिक एसिड बोलते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन देयर इज ऑक्सिन आल्सो. ऑक्सिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यस, सो कांग्रेचुलेशन बच्चों, आपने अभी सीड फॉर्म कर लिया है, आपने फ्रूट भी फॉर्म कर लिया है. अब हम जा रहे हैं बात करने सीड की वायबिलिटी के बारे में. मतलब टॉपिक का नाम रहेगा वायबिलिटी ऑफ सीड. हम लोग देख लेते हैं इसके क्या क्या एग्जांपल्स है. मेरे ख्याल से बनाना एग्जांपल इज अ वेरी फेमस एग्जांपल. बनाना इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ सीडलेस. बनाना में सीड नहीं पाया जाता है, ये सीडलेस का एक बेहतरीन एग्जांपल्स है. इसके अलावा अब हम लोग हार्मोन की मदद से हम नींबू की फैमिली, मतलब नींबू की फैमिली, वाटरमेलन, ये सारे फल हम लोग पार्थेनोकार्पिक कंडीशन में बना सकते हैं. हम लोग ग्रेप्स भी बना सकते हैं. यस सर, देयर आर सम ग्रेप्स आल्सो जिसमें सीड नहीं पाया जाता है. यस सर, सो आई थिंक बनाना इज अ नेचुरल एग्जांपल. ये पहले आप समझ लीजिए. देन आर्टिफिशियल में साइट्रस फैमिली में जो भी आते हैं, वाटरमेलन आता है, इनमें भी फल, इनमें भी सीड नहीं हो सकता है. इनको भी पार्थेनोकार्पिक तरीके से आर्टिफिशियल कंडीशन से हम इनको डेवलप जरूर कर सकते हैं. आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. पक्का? अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है हमारा वायबिलिटी ऑफ सीड या सीड की वायबिलिटी.
सो वी गोना टॉक अबाउट द वायबिलिटी ऑफ सीड। हम लोग वायबिलिटी ऑफ सीड के बारे में ज्यादा बात करेंगे। जब मैं वायबिलिटी ऑफ सीड के बारे में बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी सुबह बताया था यहाँ पे अगले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, कि ये जो सीड होता है उसमें डॉर्मेंसी पाई जाती है। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? स्लीपिंग, रेस्टिंग, ग्रोथ इज सस्पेंडेड। क्या है? ग्रोथ इज सस्पेंडेड। सो समटाइम क्या होता है, वायबिलिटी ऑफ सीड इज गोइंग टू बी देयर। वायबिलिटी का मतलब होता है जिंदा रहना, लाइव। यस सर, वायबिलिटी का मतलब होता है लाइव। पक्का? तो वायबिलिटी ऑफ सीड का डेफिनेशन क्या है? हाउ लॉन्ग द सीड रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, द पीरियड ऑफ टाइम द सीड रिटेन द एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन। सीड का काम क्या होता है? जर्मिनेट होना। क्या कोई भी सीड 10 साल तक, कुछ सीड होते हैं जिनकी वायबिलिटी 1 वीक तक है। 1 वीक तक अगर आपने उस सीड को सॉइल में रखा तो जर्मिनेट हो जाएगा। 1 वीक से आपने 8 या 10 डेज के बाद किया तो वो सेल, वो एम्ब्रियो डेड हो जाएगा। एम्ब्रियो डेड हो जाएगा, या उसका एंजाइम खराब हो जाएगा, या उसका फूड खत्म हो जाएगा। देयर मे बी अदर रीजंस आर आल्सो व्हाई द सीड विल डाई। इज दैट क्लियर? तो कुछ सीड की जो वायबिलिटी होती है, यस सर, पीरियड फॉर विच सीड रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट इज कॉल्ड वायबिलिटी ऑफ सीड। पहले हम ये डेफिनेशन लिखते हैं। पीरियड ड्यूरिंग विच seed retain ability to germinate. Ability to germinate. Yes sir, I think this concept is clear. Period during which seeds retain ability to germinate is called as a viability of seed. Pakka? So viability vary from few weeks to years. It vary from weeks to years. Weeks to years. ये weeks to years में ये vary करता है। Why the viability of the seed is going to be lost? ये point भी हम जरा सीख लेते हैं। Yes, यहाँ पे why viability is lost। किसी भी सीड की जो वायबिलिटी है वो लॉस क्यों होती है, इसका पॉइंट हम सीख लेते हैं। नंबर 1 रीजन, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आइडियल कंडीशन होना चाहिए। एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा सूखा, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो कोई भी सीड मर सकता है, डाई हो सकता है। लेकिन हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा हम कुछ इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। Number 1 reason is the damage to embryo. Damage to embryo. Yes, sir. Number 2, denaturation of enzymes. Denaturation of enzymes. Denaturation of enzymes. Denaturation of enzymes का मतलब क्या होता है? Denaturation of enzymes का मतलब ये होता है कि एंजाइम क्या हो जाएंगे? Denatured हो जाएंगे। Denatured का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब समझो। नेचर का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन। हर एक जो प्रोटीन होते हैं, हर एक जो एंजाइम होता है, हर एक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने नेचुरल कंडीशन में पाए जाते हैं। उसको हम नेचुरल स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यस सर। लेकिन अगर किसी भी सीड को हमने ट्रीट किया हाई टेम्परेचर पे
टू मच कोल्ड वेदर पे, तो उसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का या प्रोटीन का, वो नेचुरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जब नेचुरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा तो इट इज कॉल्ड एज अ डीनेचुरेशन। डी इज रिमूवल, नेचुरल इज द नेचुरल रिमूवल ऑफ नेचुरल कंडीशन, natural structure of enzyme is called denaturation of enzymes. Yes sir, is that clear? Exhaustion of food, एग्जॉक्शन का मतलब होता है खत्म हो जाना, ओवर हो जाना, जीरो हो जाना। यस सर, एग्जॉक्शन ऑफ फूड, अगर किसी भी सीड में फूड खत्म हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, ओवर हो गया है, तो भला वो एम्ब्रियो कैसे जिएगा? उसको फूड की जरूरत कम है क्योंकि वो डोरमेंट है, लेकिन फूड की जरूरत है। उसको ऑक्सीजन की जरूरत कम है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि विदाउट ऑक्सीजन वो सरवाइव हो लेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो विदाउट फूड भी सरवाइव होगा, वो नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट जब तक लीफ प्रेजेंट नहीं आता है, क्योंकि जब लीफ डेवलप हो गया तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जब तक लीफ नहीं आता है, टिल दैट टाइम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे फूड हमेशा प्रेजेंट रहे, ताकि ये एम्ब्रियो के सर्वाइवल होने के चांसेस बने रहे, उसके वायबिलिटी के चांसेस बने रहे। यस सर, सो डैमेज ऑफ एम्ब्रियो, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, एग्जॉक्शन ऑफ फूड या एग्जॉक्शन ऑफ आरएनए। एग्जॉक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए आपको मालूम है डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो अगर आरएनए खत्म हो गया तो प्रोटीन नहीं बनेगा। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो अगर आरएनए खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया है, तो प्रोटीन बनेगा? प्रोटीन के बगैर कोई भी एम्ब्रियो या जी सकता है, कोई भी सीड नहीं, इसलिए वो डेड हो जाएगा। पक्का? तो ये सारे फैक्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जा रहे हैं बात करने आपको दो एग्जांपल्स के बारे में, जिसमें हम वायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। वायबिलिटी कैलकुलेट किया गया है पास्ट में, और वो दोनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, जरा देखते हैं। यस सर, ये देखो एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है फोनिक्स डैक्टिलीफेरा। फोनिक्स डैक्टिलीफेरा, फोनिक्स डैक्टिलीफेरा। ये कौन है? ये जो प्लांट है इसको हम बोलते हैं डेट पाम। डेट पाम, डेट मालूम है ना, खजूर। यस सर, ये खजूर का प्लांट है, फेनिक्स डैक्टिलीफेरा, डेट पाम। इसका एक सीड हमको मिला था, यस सर, ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। फाउंड सीड। यस सर, कहां पे मिला था, कब मिला था? जब हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कर रहे थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में लिखता हूं, फिर मैं मीनिंग समझाता हूं। ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। यस सर, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का मतलब है कि एंशिएंट चीजें कैसी थी, हमारे राजा महाराजा कैसे थे। तो राजा महाराजा जहां रहते थे उनके महल पे, उनके पैलेस पे हम खुदाई करें। तो उस खुदाई में हम लोगों को ये सीड मिला था, फेनिक्स डैक्टिलीफेरा डेट पाम का सीड मिला था। ये सीड करीबन 2000 इयर्स ओल्ड था। यस सर, सो फाउंड सीड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन of Harrod Palace. Harrod's Palace near Dead Sea. Near Dead Sea. Dead Sea.
डेड सी के यहाँ हरलॉर्ड पैलेस था, ये राजा है हमारे पुराने वक्त के, और यहाँ पे हमको फेनिक्स डैक्टिलीफेरा, और ऐसा पाया गया था कि ये जो पर्टिकुलर सीड है इट इज अबाउट 2000 ओल्ड, 2000 years old, 2000 years old seed is viable. वायबल मतलब वो जिंदा है, मतलब जर्मिनेट करेगा, वायबल, फिर जर्मिनेट विदाउट एनी प्रॉब्लम, वायबल है, जर्मिनेट भी हुआ, और जर्मिनेट होने के बाद वो फ्लावर भी दिया, एंड गिव फ्लावर्स एज वेल, गिव फ्लावर एज वेल। समझ में आया आपको? सो फाउंड सीड्स ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन of Harrod Palace near Dead Sea, 2000 years old seed, viable, germinate and give flower as well. उसने flowers भी दिया। Yes sir. There is another example जो इससे भी ज्यादा पुराना है, वो है लुपाइन का एग्जाम्पल। Yes sir. लुपिनस आर्क्टिकस इसका साइंटिफिक नाम है। आप एक दूसरे एग्जाम्पल पे भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है लुपाइन एग्जाम्पल। लुपाइन, लुपाइन का साइंटिफिक नाम है लुपिनस आर्क्टिकस। इधर देखिए, लुपिनस आर्क्टिकस, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सो लुपाइन है, लुपिनस आर्क्टिकस, इसका जो सीड है ना वो टुंड्रा रीजन में मिला था। कहां पे मिला था? इनका जो सीड हमको मिला हुआ है वो आर्कटिक टुंड्रा पे मिला है। इट इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है ये। एंड ये जो लुपिनस आर्क्टिकस है, यस सर, वी गॉट द सीड, we got seed in Arctic tundra. Yes sir. आर्कटिक टुंड्रा में हम लोगों को इनका सीड मिला। कॉन्सेप्ट क्लियर है पक्का? सो देयर इज अ लुपाइन लुपिनस आर्क्टिकस, ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है। सीड्स इन आर्कटिक टुंड्रा में इनका मिला, और करीबन 10,000 ईयर्स के बाद भी ये सीड जिंदा था। इवन आफ्टर 10,000 ईयर्स, सीड इज वायबल। सीड क्या था? वायबल था, और वो ग्रो होके जर्मिनेट होके आपको फ्लावर भी देता है। यस सर। सो दीज आर द टू फैंटास्टिक एंड रियल स्टोरीज, एंड दिस बोथ द स्टोरीज, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, दे आर द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, एंड फॉर द नीट दे आर सो मच इंपॉर्टेंट। यस सर। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज कॉल्ड वीडियो नंबर 25, और कल हम आगे बात करेंगे और भी टॉपिक के बारे में, लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और फिलहाल जय हिंद।